नमस्कार। वार्षिक राशिफल 2023 के क्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। कर्क राशि वालों के वार्षिक राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि शनिदेव जब 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी स्वयं की राशि कुंभ में जब प्रवेश करेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कर्क राशि वालों के यह अष्टम भाव में गोचर होगा। और जब भी शनिदेव चतुर्थ या अष्टम भाव में गोचर करते हैं राशि से, तो उस राशि पर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाती है। तो कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 के बाद से ही 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की ढैया का प्रभाव रहेगा। अब हम शुरुआत करते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो जब शनिदेव की हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम, तो सप्तम भाव में 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव गोचर कर रहे हैं केंद्र स्थान में अपनी स्वयं की मकर राशि में, और शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। काफ़ी शुभ स्थिति और काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में है वो, क्योंकि सप्तम भाव में उनको दिशा बल प्राप्त होता है। सप्तम भाव जो होता है वो पश्चिम दिशा होती है और शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव में अभी तक शनिदेव बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए तो खराब हैं, परंतु आपके भूमि भवन वाहन के लाभ के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही भाग्य भी आपका कहीं ना कहीं साथ दे रहा था जब शनिदेव मार्गी हो गए थे 24 अक्टूबर के बाद। अब 17 जनवरी को जब वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो अष्टम भाव जो होता है वह कुंडली में मारक स्थान होता है, आयु मृत्यु का भाव होता है, हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं घटित होती हैं उसका भाव होता है, कॉमन सेंस का घर होता है। साथ ही यह गुप्त विद्याओं का घर होता है, रिसर्च का घर होता है। अकस्मात धन, गड़ा धन जीवन में हमें कभी मिलेगा कि नहीं, इसकी भी जो है विश्लेषण यहीं से किया जाता है, विचार। तो अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव नहीं देता, परंतु जो शनिदेव हैं वो अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव में शनिदेव बैठ के यहाँ पर आपके आयु में वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव रहेगा। चूँकि शनिदेव जो हैं तंत्र मंत्र के स्वामी ग्रह हैं, तो जो भी जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, या किसी रिसर्च से जुड़े हुए शोधकार से पीएचडी आदि कर रहे हैं किसी विषय पर, ऐसे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा अध्ययन में। साथ ही यदि आप कोई चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो दशम भाव पर रहेगी, तो दशम भाव कर्म का घर होता है। कहीं ना कहीं ढैया के दौरान आपको आपके कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। पिता के साथ यदि कोई व्यापार करते हैं तो उनके साथ मतभेद होंगे। साथ ही दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका कहीं अनचाहत आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में शनिदेव जब बैठेंगे तो यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, संचित धन का होता है, तो साथ ही पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था तो उसमें भी आपको जो है कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी। जो काम अभी तक बनने जा रहा था अब उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। आपको थोड़ा वाणी दोष भी रहेगा, जिससे आप कुछ ऐसी अनचाही बातें कह देंगे जिससे सामने वाला जो है, जो कार्य आपके बन रहे थे उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगेगा। अचानक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। खर्चे आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा होंगे। आपका भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, दुर्घटना के भी योग बनेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपके शरीर में आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। शनिदेव वायु तत्व के स्वामी हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ आपको गैस की समस्या पेट में हो सकती है। तो खाने वगैरह खान पान पर थोड़ा संयम बरतें, गरिष्ठ भोजन से दूर रहें, बाहर की चीज़ों पे कम ध्यान दें, खान पान पे घर का ही सात्विक अच्छा साफ़ सुथरा भोजन करें। शनिदेव जब दूसरे भाव पर देखेंगे तो
ससुराल पक्ष का घर होता है। यदि आप विवाहित हो तो ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही परिवार कुटुंब का घर होता है, तो परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस पर आपका धन खर्च होगा। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव संतान का घर होता है, शिक्षा का घर होता है, दैनिक आमदनी का घर होता है। तो शिक्षा के लिए अच्छा समय, आईटी वगैरह क्षेत्र से जुड़े, न्यायपालिका वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की लॉ के स्टूडेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय है। शिक्षा के लिए अच्छा है, परंतु संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी। संतान के ओर से भी आपको जो है कुछ चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेके, उसकी शिक्षा को लेके। दैनिक आमदनी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसा कि बताया कि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं तो खर्च कराते हैं स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर, तो आमदनी होती रहेगी परंतु खर्च भी उसी अनुसार आपका बना रहेगा। तो शनिदेव की यदि हम गोचर की बात करें कर्क राशि के संबंध में, तो जो ढैया है वो आपके लिए कुछ नए बदलाव लेके आने वाली, अनपेक्षित ऐसी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होंगी जो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाएंगी, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। शनिदेव जो है न्यायाधीश है। जब भी 7.5 या ढैया का प्रभाव जीवन में आता तो ये हमारे लिए एक शिक्षा का समय होता है। जो हमने गलतियां की हैं उनको सुधारने का समय होता है, उनसे प्रेरणा लेने का समय होता है। तो आप इसको गलत परिप्रेक्ष्य में न लेके एक अच्छे दृष्टिकोण से आप इसको लेके चलें और जो भी आपके सामने समस्या आ रही है उसका समाधान खोजें, साथ ही इससे शिक्षा लें और भविष्य में अपने आप को तैयार करें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्यकाल में वक्री रहेंगे। तो यह काल जो होगा कर्क राशि वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। मानसिक तनाव आपका काफ़ी बढ़ सकता है, तो आप इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो कर्क राशि वालों के लिए एक तो छठे भाव के स्वामी होते हैं जो रोग ऋण शत्रु का घर होता है, वहीं भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 23 अप्रैल 2023 तक आपके भाग्य स्थान में ही गोचर कर कर बेहद शुभ स्थिति बनाए हुए हैं। तो शनिदेव की जो 17 जनवरी 2023 के बाद से जो अशुभ स्थिति शुरुआत होगी आपके जीवन में, उसका बचाव करने का कार्य बृहस्पति देव करेंगे, परंतु यह काल 23 अप्रैल तक ही रहेगा। तो 23 अप्रैल तक बृहस्पति देव नवम भाव में बैठे हुए हैं, यह उनका कारक स्थान भी है। तो यहाँ बैठ के बृहस्पति देव आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ा रहे हैं, भाग में वृद्धि कर रहे हैं, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर है, उच्च दृष्टि है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, समाज में प्रसिद्धि होगी, आकर्षण में वृद्धि होगी। यहाँ बैठे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान जहाँ शनिदेव जो है उसको थोड़ी समस्या देंगे, वहाँ पर बृहस्पति उसका बचाव करेंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे, शिक्षा भी जो है उसकी अच्छी रहेगी, आपके भी विचार शुद्ध रहेंगे, आपका आचरण अच्छा रहेगा इस गोचर के दौरान। परंतु 23 अप्रैल 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और यह राशि परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा, मेष राशि में। मेष राशि में जब दशम भाव में बृहस्पति देव का गोचर होगा तो आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेष राशि में राहु पहले से विराजमान है और राहु का यह गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। तो बृहस्पति देव जब दशम भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ उनकी जब युति होगी, तो राहु और बृहस्पति की जब भी युति होती है तो इसको हम बोलते हैं गुरु राहु का चांडाल योग निर्मित होगा। दशम भाव में बृहस्पति कारक होते हैं, शिक्षा के लिए अच्छे होते हैं, न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए अच्छे होते हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं जैसे वकील हैं या जज हैं, ऐसे लोगों की पदोन्नति का कार्य करते हैं, जनता में प्रसिद्धि देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छे होते हैं। परंतु राहु के साथ बैठने से जो चांडाल योग बनेगा, तो दशम भाव कर्म स्थान होता है, तो आपके कार्यस्थल पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, आप जो है
काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा आपको कार्यस्थल पर। आपके अपने जो कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, या आपके जो बॉस हैं, जो आपके ऊपरी अधिकारी हैं, उनसे आपका तनाव हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जब बृहस्पति और राहु की युति होगी तो जहाँ जहाँ बृहस्पति की शुभ दृष्टि होनी चाहिए वहाँ पर राहु की भी दृष्टि साथ में चलेगी, जिससे अशुभता आएगी। तो बृहस्पति और राहु की 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच जो दृष्टियां होगी वो दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव वाणी का होता है, जो पंचम दृष्टि होगी। तो वाणी दोष आपको होगा, परिवार में जो है कलह का वातावरण बनेगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे, आपका संचित धन जो है अनावश्यक चीज़ों में खर्च होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहने से माता के साथ संबंध खराब होंगे, उनका भी स्वास्थ्य खराब होगा। जनता में जो है कहीं ना कहीं आपको लेके कुछ गलत जानकारियां जाएंगी, जिससे आपका जो है मान सम्मान पे आपको जो है आघात पहुंचेगा। भूमि भवन के लिए निवेश कृपया ना करें 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है या धन डूब सकता है। और छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो रोग, कोई समस्या आपको हो सकती है, पाचन संबंधी कोई पुराना रोग आपका जो है फिर से उभर सकता है। साथ ही शत्रुओं में वृद्धि होगी जो आपको अनावश्यक मानसिक तनाव देंगे। साथ ही कोई वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप कोई कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव तो बढ़ेगा ही, खर्च भी बेवजह के होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय काल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, परंतु यह जो स्थिति रहेगी बृहस्पति और राहु की, यह 30 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके नवम भाव जो भाग्य स्थान होता है उसमें गोचर कर जाएंगे। तो बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 के बाद से पूरे वर्ष 31 दिसंबर 2023 तक आपके लिए बेहद शुभ स्थिति में आ जाएंगे इस वर्ष में। तो बृहस्पति जब राहु के साथ उनका संबंध खत्म होगा तो यही बृहस्पति जो है आपको संचित धन में वृद्धि करेंगे, परिवार का माहौल अच्छा हो जाएगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, उनके साथ भी संबंध अच्छे होने लगेंगे। भूमि भवन के लिए अच्छा समय रहेगा, क्रय करने के लिए, कोई डील के लिए, या रियल इस्टेट वगैरह में आप हैं तो उसमें भी जो है अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। रोग में भी आपको जो है अब रोग आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जो समस्या थी। शत्रु भी आपके धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको भी आशानुरूप सफलता मिलने लगेगी। तो 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति शुभ फल देने लगेंगे। अब राहु की बात करते हैं। राहु जब 30 अक्टूबर 2023 को नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तो नवम भाव में राहु का गोचर बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, मिश्रित फल वाला रहेगा। भाग में कहीं ना कहीं थोड़ा अवरोध उत्पन्न करेंगे, धर्म कर्म से आपको दूर करेंगे। हालांकि एक बात का ध्यान रखिए, जो जातक आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईआईटी वगैरह कर चुके हैं और जॉब के लिए प्लेसमेंट वगैरह उनको मिलनी है या विदेश जाना चाह रहे हैं, ऐसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए समय काल अच्छा रहेगा। वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में केतु भी बैठे रहेंगे कन्या राशि में, और तीसरे भाव में केतु का गोचर अच्छा माना जाता है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, शिक्षा के लिए अच्छा समय है। तो राहु का गोचर जो है मिश्रित फल वाला रहेगा। शिक्षा के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, और धर्म कर्म में आपकी रुचि जरूर कम करेंगे, और पिता के साथ संबंध भी थोड़े से आपके खराब रह सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए यह साल जो है 2023 का, साल की शुरुआत से ही आपके सामने चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जैसे ही 17 जनवरी 2023 को शनि अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, यह आपके लिए ढैया की जो शुरुआत होगी। साथ ही 17 जून से 4 नवंबर 2023 के मध्य में जब शनिदेव वक्री रहेंगे तो भी यह काल आपके लिए और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा के लिए अच्छा है। आपके सामने जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना कीजिए, उसको अवसर में बदलिए, तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। और उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकें आप कीजिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए। साथ ही यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का आप जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। इसके उपरांत शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का अर्पित करें। उसी चंदन से अपने माथे पर और कंठ पर तिलक लगाएं। साथ ही उनको बिल्वपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर, और बिल्वपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र का आप जो है जाप करते हुए उसको अर्पित कीजिए, तो उसका 3 गुना फल आपको बिल्वपत्र अर्पित करने का मिलेगा। वो मंत्र मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाधुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। तो कर्क राशि वाले भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना करेंगे आप, उतना ही आपको शनि की अशुभता का फल कम मिलेगा, क्योंकि जो शनिदेव के गुरु हैं, जो गुरुदेव हैं, वो भगवान शिव हैं। तो शिव जी की शरण में अगर आप रहेंगे तो शनिदेव भी आपका उतना बुरा नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कर्क राशि वालों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप फीस जमा करके आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप बाकी राशियों की जानकारी आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।